रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर ही बैठना समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी तरीके से क्रैम्प्ड स्पेस में फंस कर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है और बाहर निकलकर ये बचे कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन्हें एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे। कनेसा, पराडो और विजिंटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने कुरिको शहर को पास कर दिया है। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो हम जरूर चिली देश के कुछ कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत बहुत गलत था। को पायलट को असल में खुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन वो कहां पर ले जा रहा है। असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर भी इस बात से अनजान ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट्स के बक्से, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयां भी। और इसके साथ ही साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो जिससे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात बिताई जाएगी। एक्सपीडिशन के अगले दिन ये थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज से कुछ बैटरीज निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से और फिर इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करें, फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में ही इन्हें 24 किलो की बैटरीज भी मिली, लेकिन ये बहुत ही भारी थी। इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी क्रैश साइट तक ले जाया नहीं जा सकता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये रॉय हार्ली की मदद लेते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करना था। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी इनकी थी वो 24 वोल्ट DC की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था। कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एवेलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। I was trapped completely by the snow in the avalanche and it's the most deadly silence you may imagine. I couldn't move. बचते हैं अब सिर्फ 16। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सरवाइव किया जाए रात में। सर्वाइवर्स में एक 18 साल का लड़का था, कार्लोस मिगुएल रोड्रिगुएज। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से स्यू करना सिखाया था। वो अपने साथ अपनी नीडल्स और सुइंग किट लेकर चला था। उसका आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को हम साथ में स्टिच कर दें और एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दें। I had the idea that with the insulation you could make a sleeping bag, but I not only had the idea, I made it myself. यही किया जाता है। अगला दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेसा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेनियरिंग गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने। The only certain thing was to the west was Chile. वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर हैं, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर ये चलकर मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। And you can imagine, without any skill, without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up, you might be using your hands and your feet, you're slipping, you're sliding, and for every step that you go up, you slide back a half a step.